हमारे विश्लेषण का दूसरा चैप्टर भी इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद से ही जुड़ा है, क्योंकि कतर पर अचानक किए गए हमले के बाद ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि इजराइल का अगला टारगेट पाकिस्तान का दोस्त और भारत का विरोधी तुर्की हो सकता है। और ये कपोल कल्पना नहीं है, बल्कि अमेरिका के एक बड़े थिंक टैंक का आंकलन है। तुर्की पर इजरायली स्ट्राइक का ये विश्लेषण समझने के लिए आपको अमेरिकी थिंक टैंक AEI की रिपोर्ट बेहद गौर से देखनी चाहिए। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हमास के खिलाफ इजराइल की हालिया रणनीति को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि हमास के खिलाफ इजरायली कार्रवाई अब सिर्फ गाजा या उसके नजदीकी हिस्सों तक सीमित नहीं रहेगी। ईरान और कतर में हमास के आतंकवादियों का खात्मा करके इजराइल ये साबित कर चुका है। इस वक्त हमास को सबसे बड़ा नैतिक समर्थन तुर्की से ही मिल रहा है। इसलिए यह संभव है कि इजराइल अब तुर्की में हमास के आतंकवादियों को खत्म करे या फिर तुर्की से सामरिक टकराव की तरफ कदम बढ़ाए। इस रिपोर्ट में इजरायली कार्रवाई की संभावना के पीछे जो कारण दिए गए हैं वो बहुत ही ठोस नजर आते हैं, क्योंकि गाजा युद्ध के दौरान अगर हमास को लगातार किसी से समर्थन मिला है तो वो दो ही देश हैं, ईरान और तुर्की है। ईरान से इजराइल टकरा चुका है और कतर में हमले पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने जो प्रतिक्रिया दी है वो इजराइल को उकसाने के लिए काफी है। इजराइल पर एर्दोआन का यह जुबानी वार आपको भी गौर से देखना और समझना चाहिए। कतर पर इजरायली हमले को लेकर एर्दोआन ने कहा कि इजरायली हमला सीधे तौर पर कतर की स्वतंत्रता का हनन है। इजराइल ने सिर्फ कतर पर हमला नहीं किया, बल्कि इजराइल ने क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी खतरा पैदा कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आतंक फैलाने को अपनी राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बना लिया है। जो इजराइल पिछले 2 साल से लगातार आतंकवादियों से लड़ रहा है, जिसने गाजा से लेकर लेबनान और यमन से लेकर ईरान तक आतंकवादियों का सामना किया है, एर्दोआन ने उसी इजराइल को आतंकी देश घोषित कर दिया। वजह सिर्फ एक है, खुद को इस्लामिक जगत का खलीफा साबित करने के लिए एर्दोआन ने हमास को मानो अपने प्रोपेगेंडा का हथियार बना लिया है। हालिया गाजा युद्ध के दौरान तुर्की से किस हद तक हमास की हिमायत की गई, ये भी आज आपको ध्यान से देखना चाहिए। गाजा में हमास और इजराइल के युद्ध को तुर्की ने लगातार इजरायली आक्रमण के तौर पर परिभाषित किया है। अपने भाषणों में एर्दोआन ने बार बार हमास के आतंकवादियों को मुजाहिदीन कहकर संबोधित किया। और तो और जब ईरान में हमास लीडर इस्माइल हानिये को मारा गया तो एर्दोआन ने तुर्की में राष्ट्रीय शोक तक की घोषणा कर दी थी। अगर किसी को यह लग रहा हो कि गाजा युद्ध की वजह से तुर्की हमास की हिमायत कर रहा है तो यह आकलन बिल्कुल सही नहीं है। तुर्की सालों से हमास को पाल पोस रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि गाजा में युद्ध पीड़ितों के नाम पर हमास को इंटरनेशनल अटेंशन मिल रही है, जिसे एर्दोआन अपना कद बढ़ाने के लिए भुनाना चाहता है। तुर्की और हमास के आतंकवादियों का यह रिश्ता कितना पुराना और गहरा है, यह आपको एर्दोआन की कथित हिस्ट्री शीट से पता चल जाएगा। 2010 में जब एर्दोआन तुर्की के प्रधानमंत्री थे, तब तुर्की के अंदर हमास के आतंकवादियों को पहली बार सरकारी समर्थन मिलना शुरू हुआ। इजरायली जांच एजेंसी शिन बेत ने एक रिपोर्ट में बताया था कि तुर्की के अलग अलग शहरों में हमास के कमांड सेंटर है, जो हमास के आतंकवादियों के लिए फंडिंग जुटाने का काम करते हैं। 2020 में इजराइल ने कुछ हमास आतंकवादियों को पकड़ा था, जिनसे तुर्की में बने फर्जी पासपोर्ट और नागरिक पहचान पत्र मिले थे। हमास से हाथ मिलाने से लेकर अब तक एर्दोआन लगातार हमास की हिमायत करते रहे और वो आज भी इजराइल के खिलाफ बयान दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके अंदर यह सवाल उठ रहा हो कि जिस इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकाने नष्ट कर दिए, जिस इजराइल ने लेबनान से लेकर यमन तक आतंकवादियों की पूरी कमान को खत्म कर दिया, आखिर उस इजराइल से टकराने में एर्दोआन को कोई डर या परहेज क्यों नहीं? तो इस सवाल का जवाब है सैन्य गठबंधन नेटो में तुर्की की सदस्यता और नेटो का आर्टिकल 5। आखिर ये आर्टिकल 5 एर्दोआन के लिए कवच क्यों माना जाता है, ये भी आपको बेहद गौर से समझना चाहिए। नेटो के संविधान का आर्टिकल 5 कहता है किसी भी सदस्य देश पर हमला पूरे गठबंधन पर हमला माना जाएगा और सदस्य देश की सैन्य मदद करना नेटो के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। शायद दुनिया के सबसे बड़े सैन्य गठबंधन के बलबूते एर्दोआन इस गुमान में है कि अगर इजराइल ने हमला किया तो फौरन नेटो सदस्य तुर्की की मदद के लिए आ जाएंगे। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि एर्दोआन ने नेटो का सिर्फ आर्टिकल 5 ही पढ़ा है, उन्होंने कभी नेटो की मूल भावना पर ध्यान नहीं दिया। अब हम आपको आर्टिकल 5 से जुड़ा एक ऐसा पेच बताने जा रहे हैं जो तुर्की के इस कथित खलीफा की प्लानिंग पर पानी फेर सकता है। आप चाहें तो ये जानकारी नोट भी कर सकते हैं। नेटो का संविधान हर सदस्य देश को यह स्वतंत्रता देता है कि आर्टिकल 5 के मुद्दे पर सदस्य देश असहमत भी हो सकते हैं, यानी सदस्य देश अपनी असहमति दर्ज करा के उस टकराव से अलग हो सकते हैं जिसको लेकर आर्टिकल 5 का प्रस्ताव पेश किया गया हो। अगर टकराव में शामिल देश को कुछ सदस्य देश आक्रमणकारी मानते हैं तो वो आर्टिकल 5 के तहत सैन्य सहायता देने के लिए बाध्य
नहीं है। नेटो की मूल भावना का यही मंत्र इजराइल से आशंकित टकराव की स्थिति में एर्दोआन के लिए मुसीबत बन सकता है। वो कहते हैं ना, कर्मों का फल इसी धरती पर मिलता है और वो समय के चक्र के साथ लौटकर आता है। कुछ ऐसा ही एर्दोआन के साथ भी हो सकता है। ऐसा क्यों माना जाता है, ये समझने के लिए आपको कुछ नेटो सदस्यों के साथ तुर्की का बर्ताव देखना चाहिए। 1974 में तुर्की ने साइप्रस पर हमला करके उसका एक हिस्सा कब्जा लिया था। उस दौर में साइप्रस को ग्रीस का समर्थन मिला। इसी वजह से आज तक तुर्की और ग्रीस के बीच रिश्तों में तनातनी है। स्वीडन और फिनलैंड ने जब नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया था तो तुर्की ने शर्त रखी थी कि तुर्की के विद्रोहियों का प्रत्यर्पण करने पर ही स्वीडन और फिनलैंड की सदस्यता पर वो सहमति जताएगा। नतीजा हुआ कि स्वीडन और फिनलैंड को शर्तें माननी पड़ी, जिसकी वजह से इन दोनों देशों को तुर्की से रिश्ते कभी बेहतर नहीं हो पाए। इसी वजह से कुछ सामरिक हलकों में माना जाता है कि हमास का समर्थन करके तुर्की खुद को आक्रमणकारी देश साबित कर चुका है। अगर इजराइल ने तुर्की पर सीधा हमला किया या फिर मोसाद ने तुर्की में ईरान या यमन जैसा कोई ऑपरेशन किया तो ऐसी स्थिति में नेटो के सदस्य देश तुर्की की मदद के लिए नहीं आएंगे। और अगर सामरिक तराजू पर तोला जाए तो इजराइल का आशंकित हमला एर्दोआन से इस्लामिक जगत के कथित खलीफा का ओहदा भी छीन लेगा। जी न्यूज़।